हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अर्बन मिथ्स पार्ट 2, जिसमें हम बाकी की 5 कहानियों के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि कहानियाँ सच में मज़ेदार हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। छठी कहानी का नाम है द क्लॉजेट। हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम है एलिस। वो अपने लिए इंटरनेट पर एक सेकेंड हैंड क्लॉजेट की तलाश कर रही थी और उसे एक क्लॉजेट मिल भी जाता है। एलिस जल्दी से जल्दी उस क्लॉजेट को ख़रीदना चाहती थी, इसलिए वो ओनर को फ़ोन करके बात करती है। तो ओनर उसे मिलने के लिए बुलाता है और एलिस उससे मिलने के लिए चली जाती है। पर हम देखते हैं कि ओनर काफ़ी अजीब होता है। एलिस को वो क्लॉजेट देखते ही पसंद आ जाता है। वो ओनर उस क्लॉजेट की काफ़ी तारीफ़ें कर रहा था, लेकिन एलिस को उस ओनर से काफ़ी क्रीपी वाइब्स आ रही थी। वो ओनर से क्लॉजेट खरीदने का वादा करके वहाँ से डरकर चली जाती है। अगले दिन वो क्लॉजेट एलिस के घर पहुँच जाता है और हम देखते हैं कि उसी दिन से एलिस को काफ़ी डरावने सपने आ रहे थे। हम देखते हैं कि हर रात उस क्लॉजेट का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। एलिस कुछ वक्त में समझ जाती है कि वो क्लॉजेट नॉर्मल नहीं है, पर वो उस क्लॉजेट को फेंक भी नहीं सकती थी। इसलिए एक दिन वो एक थैली में काली मोती भरकर क्लॉजेट पर टांग देती है। पर उसी रात एलिस पर कोई अनजान शक्ति हमला कर देती है। हम देखते हैं कि एलिस का बांधा हुआ काली मोतियों का बैग फट गया था और क्लॉजेट अपने आप खुल जाता है। एलिस क्लॉजेट को चेक करने जाती है तो उसमें से वही क्लॉजेट का ओनर निकलता है और एलिस पर हमला कर देता है। एलिस भी ओनर पर कई बार चाकू से हमला करती है, लेकिन हम देखते हैं कि ओनर एकदम ठीक होता है। हम जान पाते हैं कि वो ओनर ही उस क्लॉजेट का डीमन था और अंत में वो डीमन एलिस को अपने साथ उस क्लॉजेट के अंदर ले जाता है और उस क्लॉजेट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। 7वीं कहानी का नाम है घोस्ट मैरिज। हमें खांग नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक इंटरव्यू में आया हुआ था, जहाँ उससे कई सारे अजीब सवाल पूछे जाते हैं, जैसे उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसका नाम हंजा में कैसे लिखा जाता है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, हंजा एक जापानीज़ वोकैबुलरी में से एक होती है जो कि जापानीज़ के लिए भी काफ़ी कठिन होती है और कोरियंस हंजा को मंत्र लिखने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अजीब लगने के बावजूद भी खांग इन सवालों के जवाब दे देता है और उसे वो जॉब मिल जाती है। खैर, खांग अब घर जाता है और वो नहा रहा होता है तो हम देखते हैं कि एक लड़की की आत्मा उसके आसपास भटक रही थी। हालांकि खांग उसे अभी नहीं देख पा रहा था। अगले दिन जब खांग ऑफिस जाता है तो सभी लोग उसे अजीब तरीके से घूरने लगते हैं। हमें पता चलता है कि सभी लोगों को कुछ तो पता है जो कि ठीक नहीं है। हम देखते हैं कि खांग की उंगली में गलती से चोट लग जाती है तो वहाँ उस कंपनी की ओनर आकर उसका खून साफ करती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि ओनर के ऐसा करने की वजह घोस्ट मैरिज थी। हमें पता चलता है कि घोस्ट मैरिज में ऐसा लड़का चाहिए होता है जिसके शरीर पर कोई भी चोट ना हो। इसके बाद खांग कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था जहाँ उसे एक रेड एनवलप मिलता है। दोस्तों, कोरिया में रेड एनवलप घोस्ट मैरिज का इनविटेशन माना जाता है। खांग को उस एनवलप के अंदर जो चीज़ें मिलती हैं उससे उसे शक होता है और वो घबरा कर अपने घर चला जाता है। हम देख पाते हैं कि खांग अब पूरी तरह से फंस चुका है। शाम को जब खांग डिनर करने लगता है तो हम देखते हैं कि टेबल के नीचे उसकी घोस्ट वाइफ का डिनर भी रखा हुआ था, जिसे वो नोटिस नहीं करता। सीन शिफ्ट होता है और हम उसी कंपनी की ओनर को देख पाते हैं जो कि घोस्ट मैरिज का रिचुअल शुरू कर देती है। पता चलता है कि उस लड़की की घोस्ट और कोई नहीं बल्कि उसी ओनर की बेटी होती है जो कि कुछ टाइम पहले मर गई थी। अब जैसे जैसे वो ओनर उस घोस्ट मैरिज के रिचुअल को आगे बढ़ाती है, वैसे वैसे खांग को गर्मी लगने लगती है और वो अपने शरीर को भी नहीं हिला पा रहा था। अब खांग उसी आत्मा को देखता है जो कि उसके पास आकर उसे डरा देती है। अब जब खांग की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को शादी के मंडप में पाता है और उसके सामने वही घोस्ट वाइफ बैठी हुई थी जिसके मुंह से खून निकल रहा था और वो बहुत ही डरावनी दिख रही थी। ये देखकर खांग चिल्लाने लगता है और शादी शुरू होते ही ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। 8वीं कहानी का नाम है द गर्ल इन द मिरर। हम ऑन्जो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक ब्यूटी सैलून में काम करती है। वो एक लड़की का मेकअप कर रही होती है
और उस लड़की को अपना मेकअप बहुत पसंद आया होता है। पर जब अंजू उस लड़की को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए कहती है तो वो लड़की बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। इस बात पर अंजू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हम जान पाते हैं कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है। वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बनना चाहती है और उसे बाकी सभी सुंदर लड़कियों से हमेशा जलन होती रहती है। वो हमेशा सभी के लिए बुरा ही सोचा करती है। एक दिन जब वो एलिवेटर में, तब उसे एक डरावना विज़न आता है जिसमें वो अपने आप को काफ़ी डरावने रूप में देखती है, जिससे कि वो काफ़ी डर जाती है। अंजू जब घर पहुंचती है तो वो अपने आप को शीशे में घूरने लगती है। हम देख पाते हैं कि उसकी झलक डेमोनिक हो गई थी, क्योंकि वो हमेशा शीशे के सामने खड़ी होकर लोगों की बुराई करती रहती है। अंजू अब जाकर सुंदर लड़कियों की फ़ोटो देखती है। उसे फिर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद वो शांत होकर अपनी फ़ोटो खींचने लगती है। तभी उसकी फ़ोटो और रिफ्लेक्शन दोनों ही डेमोनिक हो जाती हैं और अंजू डर के मारे फ़ोन को फेंक देती है। अंजू अब डरते हुए दोबारा फ़ोन उठाती है। तभी फ़ोन में से एक डरावना हाथ निकलता है जो उसी का था, और वो हाथ अंजू के चेहरे को बुरी तरह से नोच डालता है, जिससे उसका चेहरा बर्बाद हो गया था और अब वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं रह जाती। ये देखकर अंजू डर के मारे बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं कि अंजू की एक भयानक तस्वीर अपने आप ही इंस्टाग्राम पर अपलोड हो गई थी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। 9वीं कहानी का नाम है अ मैनिक्विन। हम एक चैन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक वेयर हाउस में काम करता है जहाँ मैनिक्विन्स को स्टोर करके रखा जाता है। एक बार चैन वहाँ की गार्ड से बात कर रहा होता है तो वो गार्ड बताता है कि ये वेयर हाउस काफ़ी अजीब है क्योंकि यहाँ के मैनिक्विन्स एकदम जिंदा लगते हैं। चैन इस बात को हंसकर टाल देता है और वो वहाँ रखे एक मैनिक्विन से डर जाता है और जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तभी वो मैनिक्विन अपना सिर घुमाता है और हम जान पाते हैं कि इस वेयर हाउस की सारी कहानियाँ सच हैं। अब उसी रात चैन एक पार्क से होते हुए अपने घर जा रहा था। तभी वो उस वेयर हाउस के मालिक को देखता है जो कि पार्क में एक और आदमी के साथ बैठा हुआ था। चैन देखता है कि उस आदमी ने अपनी गर्दन पूरी 360 डिग्री घुमा ली थी, जिससे हम जान पाते हैं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिंदा मैनिक्विन था। ये देखकर चैन वहाँ से भाग जाता है। घर जाकर वो इंटरनेट पर उस वेयर हाउस के बारे में पता करता है, जहाँ उसे एक अर्बन मिथ के बारे में पता चलता है जिसके हिसाब से उस वेयर हाउस का मालिक एक डेमन था जो लोगों को मैनिक्विन्स में बदल देता है। लेकिन ऑब्वियसली इस बात का कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए चैन उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन जब वो काम पर होता है तो वो गार्ड से कल रात के बारे में बताता है, लेकिन गार्ड के हिसाब से वो बस कुछ कहानियाँ हैं जिनका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद जब वो लोग वेयर हाउस का गेट खोलते हैं तो वो उस क्रीपी मैनिक्विन को आगे ही खड़ा देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। काम के बाद चैन फिर से उसी पार्क से निकलता है और उसे फिर से वहाँ मालिक और वो मैनिक्विन दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार वो लोग उसे ही घूर रहे होते हैं कि तभी वो मैनिक्विन खड़ा हो जाता है और बड़े ही क्रीपी तरीके से चैन के पास आने लगता है। ये देखकर चैन वहाँ से डर कर भागने लगता है। वो उससे बचता हुआ एक अंडरग्राउंड मार्केट जैसी जगह पर पहुँच जाता है, लेकिन वो मैनिक्विन अभी भी उसका पीछा कर रहा था। चैन अब भागते हुए एक जगह पहुँचता है जहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी वो मैनिक्विन वहाँ आ जाता है और चैन उस मैनिक्विन को गिरा कर तोड़ देता है। हम देखते हैं कि उस मैनिक्विन में से बहुत सारा खून निकल रहा था। इसके बाद चैन वहाँ से भागने लगता है, पर अचानक ही उसके पैर अकड़ने लगते हैं और वो देखता है कि उसके हाथ मैनिक्विन में बदल रहे हैं। अब हम उस कंपनी के ओनर को देखते हैं जो कहता है कि चैन उसकी कलेक्शन में सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम देखते हैं कि चैन भी अब एक जिंदा मैनिक्विन में बदल जाता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। 10वीं कहानी का नाम है द एस्केप गेम। हमें 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनके नाम थे एलेक्सा, यूरी और यंगमिन। ये लोग काफ़ी फेमस थे और इनका मेन काम हर जगह जाकर एस्केप रूम्स को पार करना था। एक दिन उन लोगों को एक स्पॉन्सरशिप मिलती है जिसमें उन्हें एक खास एस्केप रूम में बुलाया जाता है और अगर उन लोगों ने इस एस्केप रूम को पार कर लिया तो उन्हें 10 मिलियन वॉन मिलने वाले थे। ऑफ़र काफ़ी अच्छा था
इसलिए वो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग उस खास एस्केप रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें एक अजीब आदमी मिलता है जो उन्हें एक बड़ी सी लाइब्रेरी में बंद कर देता है। खेल शुरू होता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि अगर वो फेल हो गए तो डेविल उनकी सोल्स को ले लेगा। नॉर्मली लोगों को डराने के लिए ऐसी बातें हर जगह हर एस्केप रूम में कही जाती थी, इसलिए वो लोग इस पर ज़्यादा ध्यान न देकर आगे बढ़ने का रास्ता खोजने लगते हैं। और वो लोग अब एक और बड़ी सी लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं जहां अचानक से एक डेड बॉडी आकर एलेक्सा के सामने लटकने लगती है, लेकिन इसे भी गेम का हिस्सा मानकर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब यूरी को एक काले जादू की किताब मिलती है जिसमें कुछ अजीब सी बातें लिखी हुई थी। वहीं एलेक्सा और यंगमिन को 2 दरवाजे मिलते हैं जो कि बंद थे। यंगमिन वाले दरवाजे में पहले से चाबी लगी हुई थी, जिसे खोलते ही कई सारे बुक शेल्फ गिरने लगते हैं जिससे यंगमिन के सिर में चोट लग जाती है और वो लोग समझ जाते हैं कि वो चाबी दूसरे दरवाजे की है और वो लोग ताला खोलकर आगे बढ़ जाते हैं। अब अगले कमरे में देखते हैं कि कई सारी भयानक पेंटिंग्स लगी हुई थी जिनके आगे बटन्स भी लगे हुए थे। अब यूरी एक पेंटिंग को देखने लगता है जिसमें एक लड़की बंधी हुई थी और उसके शरीर में कई सारे तीर घुसे हुए थे। अब जैसे ही यूरी उस पेंटिंग के बटन को दबाता है, एक तीर उसके गाल को चीरता हुआ चला जाता है। अब यूरी समझ जाता है कि ये कोई मामूली गेम नहीं है। अब इससे पहले कि वो अपने दोस्तों को कुछ बता पाता, एलेक्सा एक पिंजरे की पेंटिंग वाला बटन दबा देती है, जिससे यंगमिन और एलेक्सा एक पिंजरे में बंद हो जाते हैं। उस पिंजरे में से खून टपक रहा था क्योंकि उसके ऊपर असली इंसानों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। एलेक्सा और यंगमिन चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वो जान गए थे कि ये पूरा खेल असली है। यूरी अब अपना दिमाग लगाता है और अब वो एक चाबी वाली पेंटिंग का बटन दबाता है जिससे उसे एक चाबी मिलती है जिसे वो पिंजरे में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाबी अगले दरवाजे की थी। वो तीनों एक फैसला करते हैं कि यूरी अब अकेला ही आगे बढ़ेगा और मदद लेकर आएगा। यूरी अब अगले कमरे में पहुंचता है जहां उसे कुछ लोग मिलते हैं। यूरी जैसे ही उनके पास पहुंचता है उसे पता चलता है कि ये लोग इंसान नहीं बल्कि डीमंस हैं। यूरी को वहीं पर एलेक्सा और यंगमिन भी मिलते हैं जो कि डेमोनिक हो चुके थे। हम लोग समझ पाते हैं कि वो लोग भी मर चुके हैं। हम देखते हैं कि यूरी असल में एक पेंटाग्राम में खड़ा था और बहुत सारी डेमोनिक आत्माएं उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। यूरी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अगले कमरे की तरफ भागता है। दरवाज़ा खुलते ही बहुत सारी लाशें उस पर गिरती हैं और तभी एक डीमन यूरी को भी अपने पास खींच लेता है। अब हमें लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है एस्केप फेल्ड, और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।